यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग शुरू करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रिवीजन लेक्चर। कॉस्टिंग का रिवीजन लेक्चर मैंने सारा डाल दिया है, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो जो न्यू कोर्स वाले बच्चे हैं, इंटरमीडिएट वाले, उनको तो 60 मार्क्स का आता है, और जो ओल्ड वाले बच्चे हैं आईपीसी वाले, उनको कितने मार्क्स का आता है? तो 50 मार्क्स का आता है, ठीक। चलो, न्यू वाले बच्चों को पार्ट ए, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही पार्ट ए में ही होता है क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं। अभी देखते हैं कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन होगा। और ओल्ड वाले जो बच्चे हैं उनको कॉस्ट एफएम एक ही सब्जेक्ट में था, तो उनको हर एक क्वेश्चन में कॉस्ट और एफएम मिक्स होके आता है। अगर 2 क्वेश्चन सब पार्ट है तो एक कॉस्ट का होगा, एक एफएम का होगा, ठीक। अगर हम इसकी वेटेज की बात करें तो देखो, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो होगा कंपलसरी, और उसमें होंगे 4 क्वेश्चन इच कंटेनिंग 5 मार्क्स। तो ये कितने हो जाते हैं? सीए इंटर वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, 20 मार्क्स, है ना। और क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6 तक कितने क्वेश्चन होते हैं? इसमें 5 क्वेश्चन, है ना। इसमें आपको एनी 4 कोई भी 4 क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं ऑप्शन में, और जो भी 4 करेंगे इच कंटेनिंग 10 मार्क्स, तो ये हो जाता है 40 मार्क्स, और टोटल में 60 मार्क्स। यानी कि सर 4 तो 10-10 नंबर के क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिकल, और 5 जो क्वेश्चन करना है वो, सॉरी 4 जो क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 1 में, वो 5-5 नंबर का करना है। तो चैप्टर में जनरली 10 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो, यहाँ पे आते हैं। पहला चैप्टर है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। देखो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में एक चीज थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। एक होता है फाइनेंशियल डिसीजन। टॉप लेवल मैनेजमेंट या फाइनेंशियल मैनेजर फाइनेंशियल डिसीजन लेता है। फाइनेंशियल डिसीजन में क्या पढ़ते हैं हम? तो हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करना, और वहाँ पे प्रॉफिटेबल पॉजिटिव एनपीवी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। दूसरा होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड क्या पढ़ेंगे? तो सर पैसा कहाँ से लेके आए? किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है तो आपको फाइनेंस भी तो करनी पड़ेगी, या फिर वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना है तो कैसा, कौन से सोर्स से पैसा लेके आए, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन। थर्ड इज डिविडेंड डिसीजन, कि डिविडेंड कितना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी से रिगार्डिंग। एंड फोर्थ वन इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिसीजन। ये तीनों तो लॉन्ग टर्म डिसीजन है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है इन डिसीजन का। ये शॉर्ट टर्म डिसीजन है, 2 महीने 3 महीने के लिए जनरली वर्किंग कैपिटल फोरकास्ट करते हैं, इसलिए शॉर्ट टर्म डिसीजन है। जितने भी चैप्टर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ोगे, ये इन्हीं चारों डिसीजन को आपको, कि ये चारों डिसीजन आप रियल लाइफ में कैसे ले पाओ, इन्हीं डिसीजन से रिगार्डिंग चैप्टर्स होंगे। जैसे कि फाइनेंशियल डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लिवरेज, लिवरेज से फर्क पड़ता है फाइनेंशियल डिसीजन पे, कैपिटल स्ट्रक्चर। डिविडेंड से रिलेटेड एक डिविडेंड चैप्टर है, डिविडेंड डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप डेटर मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करें, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, क्रेडिटर मैनेजमेंट, फाइनेंस कहाँ से करें वर्किंग कैपिटल, ये सब कंटेंट है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक। तो लगभग पूरी चैप्टर जो है ये इन्हीं चारों डिसीजन को आपको समझाने के लिए, कि ये डिसीजन जो फाइनेंशियल मैनेजर को लेना पड़ता है, एक दिन आपको लेना पड़े तो आपको पता होना चाहिए ना। तो डिटेल में चैप्टर, रिलेटेड चैप्टर पढ़ोगे तभी तो आपको पता होगा कि कौन कौन से फैक्टर को मुझे ध्यान देना है इन सब डिसीजन लेते टाइम, है कि नहीं। तो चलो, अभी फिलहाल हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के डिसीजन लेना पड़ता है हमें रियल लाइफ में बिजनेस करते टाइम, है ना। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होता क्या है? तो एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एक्सेस ऑफ करेंट एसेट
ओवर करेंट लायबिलिटी। क्यों? इन ऑर्डर टू ऑपरेट बिजनेस इफिशियंटली, इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो भी करेंट एसेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि स्टॉक, प्रीपेड हो गया, कैश एंड बैंक हो गया, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, जितने भी करेंट एसेट होते हैं, करेंट एसेट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन एक्सेस ऑफ करेंट लायबिलिटी से ज़्यादा वाला जो पोर्शन है इन्वेस्टमेंट का, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ये इन्वेस्टमेंट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए आपके पास वर्किंग कैपिटल होना ज़रूरी है कि नहीं? कैश इन हैंड, आप देखते हो कोई भी एक छोटे से छोटे बिजनेसमैन को देख लो, एक सर्टेन कैश इन हैंड रखता है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, है कि नहीं? क्या हम जितना सेल करते हैं उतना ही स्टॉक होता है कि एक्स्ट्रा स्टॉक भी रखते हैं हम लोग एज अ क्लोजिंग स्टॉक? तो स्टॉक भी रखते हैं सर, कई बार प्रीपेड रखना पड़ता है। देखो वर्किंग कैपिटल जो है वो आपको क्या देगा? तो वर्किंग कैपिटल आपको प्रोवाइड करता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी। ये क्या होता है सर? लिक्विडिटी का मतलब एबिलिटी टू पे योर ऑब्लिगेशन, कि मतलब आपको एक क्षमता देगा कि आप अपनी लायबिलिटी पे कर पाए। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। अगर शॉर्ट टर्म में कोई लायबिलिटी अराइज होती है, जैसे कि क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करनी है, तो आपके पास कैश इन हैंड या शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट पड़ी होगी, जो मैं बता रहा हूँ कि जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, तभी तो आप पे कर पाओगे। तो वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है कि नहीं? नेसेसरी है बिजनेस कंडक्ट करने के लिए। अब इसके दो अप्रोच होते हैं, एक तो कि जितने भी करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट किया है उसी को वर्किंग कैपिटल बोल दो, बट एक प्रूडेंस अप्रोच जो है कि नहीं, करेंट लायबिलिटी हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी का जो डिफरेंस है, उसको वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। ठीक, ये थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, परमानेंट और टेम्पोररी ग्रोथ और नेट पे थ्योरी हम थ्योरी लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आओ, एक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ये इसलिए भी बेसिक मुझे बताना पड़ रहा है ये चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो ये थ्योरी जो है थ्योरी लेक्चर में कवर ना करके हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन है कि नहीं? यहाँ से भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, चलो आ जाओ आप, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन यहीं पे स्पेस। देखो वर्किंग कैपिटल में जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा पैसा लगाते हो, तो आपको लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी, आपके पास एबिलिटी होगी कि आप कोई भी ऑब्लिगेशन पे कर पाओ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन आप पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि वर्किंग कैपिटल रिटर्न बहुत कम देता है या ना के बराबर देता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी घट जाएगा, है कि नहीं? तो हायर इन्वेस्टमेंट से लिक्विडिटी तो मिलती है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी घट जाती है। वर्किंग कैपिटल में अगर पैसा कम लगाते हो तो वो पैसा आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हो, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में लगा सकते हो। तो कम लगाने पे लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, लिक्विडिटी कम होगा पर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों? वो पैसा आप कहीं और लगा दोगे ना हायर प्रॉफिटेबिलिटी इन्वेस्टमेंट में। पर लिक्विडिटी घटना एक ड्रास्टिक सिचुएशन है। क्यों? अगर लिक्विडिटी अगर अच्छे से मेंटेन नहीं हुआ और ऑब्लिगेशन आप नहीं पे कर पाए, मान लो क्रेडिटर की पेमेंट करनी है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस पे क्वेश्चन अराइज होता है। और वैसे इंसान के साथ कोई बिजनेस नहीं करना चाहता जो समय पे पेमेंट ना करे, है कि नहीं? तो वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है, वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट है वो जरूरी है। वर्किंग कैपिटल जो डिसीजन है कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को कि लिक्विडिटी भी मेंटेन रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहे, इसके लिए ट्रेड ऑफ करना जरूरी है। सही अमाउंट में वर्किंग कैपिटल में पैसा डालना जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज़्यादा डाल रहे हैं, यू आर इन्वेस्टिंग मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, तब भी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। वो पैसा आप कहीं और अच्छी जगह पे लगा सकते थे जहाँ रिटर्न ज़्यादा है कि नहीं? और अगर कम इन्वेस्ट करते हैं तो लिक्विडिटी पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानना जरूरी है ना कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कितना करें, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कितना करें, तो इसीलिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक, इस चैप्टर में दो चीज ध्यान देने वाली चीज है आपको, एक तो इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल जो अभी हम पढ़ेंगे, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाए इन्वेस्ट करें। दूसरा फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। देखो कोई भी एसेट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे ना फाइनेंस में, तो दो डिसीजन आपको सिखाएगा। पहला कि कितना इन्वेस्ट करे, है कि नहीं, और दूसरा कहाँ से वो फाइनेंस करे।
कि वो पैसा कहाँ से लेके आए। अगर आपके पास पर्सनली अवेलेबल नहीं है तो आप आउटसोर्स से फाइनेंस करोगे, तो फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल भी देखेंगे। थ्योरी लेक्चर एक डालूंगा वो ये फाइनेंस से रिलेटेड उसमें, ठीक है। चलो अब आते हैं इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाए, यही हमारे को पढ़ना है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल की वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, है कि नहीं। चलो दो अप्रोच है इन्वेस्टमेंट या एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालने का। पहला अप्रोच है ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच और दूसरा है इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच। इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच। चलो पहले ऑपरेटिंग साइकिल वाला छोटा सा है, देख लेते हैं। कभी कभार यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, ज्यादातर चांसेस है इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच से क्वेश्चन आएगा, ठीक। चलो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, कैश आउटले से लेके कैश इनफ्लो। जिस दिन आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुआ है, यानी कि आप कैश में कैश आउटफ्लो हुआ, उस दिन से लेके जब तक वो कैश आपके पास रिलीज होके ना आए, वर्किंग कैपिटल रिलीज होके ना आए, वो पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लो आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, लेके आओगे, स्टोर में रखोगे, फिर WIP बनेगा, WIP से वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, फिनिश गुड्स कुछ दिन रहेगा, उसके बाद वो सेल होगा, सेल होने के बाद कस्टमर से कुछ सर्टेन पीरियड देना पड़ेगा डेटर को, उसके बाद डेटर अपनी पेमेंट करेगा। तो वर्किंग कैपिटल जिस दिन वर्किंग कैपिटल हमने रॉ मटेरियल में लगाया, उस दिन से लेके डेटर जब से डेटर से कलेक्ट ना हो जाए तब तक हमारा ये वर्किंग कैपिटल फंसा है कि नहीं, उतने दिन तक हमारा ये मनी फंसा हुआ है। उतने दिन के लिए सर हमें फंड चाहिए होगा, क्यों, उतने दिन के लिए हमारा अमाउंट फंस गया ना। लेकिन एक चीज, मान लो ये रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP में जो समय लगा, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड्स कितना दिन रखे, और डेटर कलेक्शन पीरियड। लेकिन हमें भी तो एक जगह से क्रेडिट पे चीज मिलती है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, कि क्रेडिटर हम कितना दिन डिले करके पेमेंट करते हैं, उतने दिन को हमको तो बेनिफिट मिलता है वर्किंग कैपिटल का, उतने दिन के लिए हमें वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, क्योंकि क्रेडिटर को उतने दिन बाद पेमेंट कर सकते हैं ना, तो ये घटानी पड़ेगी, और इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल ऑपरेटिंग साइकिल भी बोलते हैं रियल लाइफ में, आप फिलहाल ऑपरेटिंग साइकिल बोलना, ठीक। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलेगा सर, तो रॉ मटेरियल की होल्डिंग पीरियड, WIP की होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स और डेटर कलेक्शन पीरियड, ये सारे जोड़ दो, इतने दिन के लिए हमारा अमाउंट फंसा रहेगा। और सर हमें भी तो कुछ रिलीज ऑफ फंड मिलेगी, हमें भी तो कुछ क्रेडिटर से पीरियड मिलेगा, जिसके लिए वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए, तो उतने दिन का घटा दो क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, और ये आ जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल। अब ऑपरेटिंग साइकिल आ गया, कितने दिन के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, मैनेज करना पड़ेगा वर्किंग कैपिटल इतने दिन के लिए, क्योंकि इतने दिन के लिए हमारा पैसा फंसा रहेगा। अब देखो टोटल कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस ले लो एनुअल, डिवाइड बाय 365 करोगे तो क्या आ जाएगा, पर डे कितना कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगता है। कैश ऑपरेटिंग क्यों सर, नॉन कैश एक्सपेंस में तो हमें पैसा डालना ही नहीं पड़ेगा ना, डिप्रिसिएशन के लिए कोई पेमेंट थोड़ी ना करनी पड़ती है, नहीं, तो नॉन कैश एक्सपेंस के लिए कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती है, तो उसको फाइनेंस करने की भी जरूरत नहीं, तो इसीलिए सिर्फ कैश एक्सपेंस को फाइनेंस चाहिए, कैश एक्सपेंस में पैसा लगाना पड़ेगा। 365 से डिवाइड करोगे तो पर डे आ जाएगा, इनटू कर दो ऑपरेटिंग साइकिल से, तो आ जाएगा जितने दिन का ऑपरेटिंग साइकिल था उतने दिन के लिए मुझे कितनी रिक्वायरमेंट है कि नहीं वर्किंग कैपिटल का। और हो सकता है आप कुछ मिनिमम कैश मेंटेन करना, ये तो आपको चाहिए प्रोडक्शन को फाइनेंस करने के लिए, है ना, और हो सकता है कुछ मिनिमम कैश आपको मेंटेन करना हो, मिनिमम कैश बैलेंस, तो वो भी जोड़ दो, तो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल, ठीक है। चलो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय 360 इंटू वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल कर दो, अब प्लस कुछ मिनिमम कैश है वो जोड़ दो, ठीक है। अब आते हैं कि सर रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, स्टोरेज पीरियड, या WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डेटर कलेक्शन पीरियड, ये निकलता कैसे है। देखो रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैसे निकलेगा, एवरेज रॉ मटेरियल ले लो, एवरेज कैसे निकलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, एवरेज ले लो डिवाइड बाई रॉ मटेरियल कंजम्पशन इंटू 365, पर डे निकालोगे, पर डे तो ये डिवाइड कर दोगे ना 365 से, ये जो फॉर्मूला है एवरेज रॉ मटेरियल
है ना। पर डे कैसे निकलेगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे, रॉ मटेरियल जो भी कंजम्पशन है उसको 365 से डिवाइड करके, है ना। अब इसको जब ब्रेक करोगे ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू, ये ऊपर चला जाएगा ना, यहाँ नीचे 1 मान लो तो 365, है कि नहीं। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय रॉ मटेरियल कंज्यूम इनटू 365, या ऐसे कर सकते हो कि रॉ मटेरियल कंज्यूम पर डे, ये यही है ना, नीचे आके डिवाइड होगा तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर डे आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए, वैसे ही WIP के लिए इन्वेंट्री जो भी है WIP का एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 ऊपर ले लो, ठीक। WIP वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे, क्यों सर WIP में तो मटेरियल लेबर ओवरहेड सब लग गए ना, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिनिश गुड्स वैल्यू होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे ले लो, कैसे 365 से डिवाइड करके, या फिर जो मैंने बताया कि फिनिश गुड्स का एवरेज स्टॉक ऊपर 360 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नीचे, और इनटू में कर दो 365 तब भी आ जाएगा। जैसे आपको करना है कर लो, उसी फॉर्मूले को ब्रेक करके ऐसा बना है ये, ठीक है। रिसीवेबल, एवरेज रिसीवेबल ले लो, और रिसीवेबल किस पे निकलता है, क्रेडिट सेल पे, है ना। रिसीवेबल तो क्रेडिट सेल पे ही आएंगे ना डेटर, तो इसीलिए क्रेडिट सेल पर डे। वैसे ही पेएबल या क्रेडिटर किस पे आएगा, क्रेडिट परचेज पे, तो क्रेडिट परचेज पर डे, है कि नहीं। चलो, इतना है बस ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच कि ऑपरेटिंग साइकिल का आपको फार्मूला याद होना चाहिए, मीनिंग क्या है ऑपरेटिंग साइकिल का, फार्मूला क्या है, और उसके लिए होल्डिंग पीरियड कैसे निकालते हैं सारे का, या स्टोरेज पीरियड। ये एक क्वेश्चन देखें इस पे, आ जाओ। The following information is provided by DVP Limited for the year ending 31 मार्च 2000, जो भी बोलो 15 बोल दो आप। रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड ये 50 डेज दिया है, WIP वाला पीरियड दिया है, कन्वर्जन पीरियड इतना, फिनिश गुड्स में गुड्स जाके स्टोर होता है उसमें 22 डेज लगते हैं, फिर सेल करोगे डेटर कलेक्शन पीरियड है 45 डेज, एंड क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है 55 डेज। कैसे निकलता है ऑपरेटिंग साइकिल, ये चारों को जोड़ दो और इसमें से ये घटा दो तो ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगा, है कि नहीं। सब दिया है तो ऑपरेटिंग साइकिल कितना आएगा बताओ जरा, 50 प्लस 18 प्लस 22 प्लस 45 माइनस 55, 80 डेज आएगा ऑपरेटिंग साइकिल। यही पूछा है पहले, ऑपरेटिंग साइकिल बताइए। दूसरे में पूछा है नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर। देखो 80 दिन का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, तो पूरे साल में कितना होगा, क्या दिया है पूरे साल में कितना डेज लेना है, 360। तो सर 360 डिवाइड बाई 80 कितने आ जाएगा, 360 डिवाइड बाई 4.5 टाइम्स ये 80 डेज। थर्ड देखो, थर्ड में पूछ नहीं, पहले थर्ड ऊपर है तो फोर्थ हो गया। थर्ड देखो, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड ऑन अ कैश कॉस्ट बेसिस। जाहिर सी बात है कुछ ना बोले तो हम डिप्रिसिएशन का पोर्शन हटा देंगे, डिप्रिसिएशन का पोर्शन फाइनेंस करने की जरूरत ही नहीं है, तो कैश कॉस्ट बेसिस पे ही निकालते हैं। देखो पूरा एनुअल एक्सपेंस दिया है 21 लाख, जिसमें से इतना डिप्रिसिएशन है, तो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना हो जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो हमने फॉर्मूला में देखा था सर 21 लाख में से 2,10,000 डिडक्ट कर देंगे, 18,90,000। कुछ मिनिमम कैश मेंटेन करना है, कैश बैलेंस दिया नहीं है, तो ऑपरेटिंग नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा सर, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 360, हमारे क्वेश्चन में बोला है, इनटू 80 डेज के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, जो भी आएगा लिख लेना। एक और तरीका है, ये जो है ना इसको सीधा वर्किंग कैपिटल, नंबर ऑफ वर्किंग कैपिटल 4.5 टाइम्स से डिवाइड कर दोगे तब भी आ जाएगा। क्यों सर, पूरे साल में 4.5 टाइम्स चाहिए मुझे, और पूरे साल में ये है खर्चा जो फाइनेंस करना है ये 18,90,000, तो उसी से डिवाइड कर दो आ जाएगा वन टाइम। वन टाइम वर्किंग वो जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें कितना चाहिए, तो ऐसे आप फॉर्मूले से निकाल लो, ऐसे निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो फोर्थ पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है जरा, कहता है कंपनी इज अ मार्केटिंग लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, देयर इज अ वर्चुअल नो कंपटीटर इन द मार्केट। कह रहा कंपनी तो एकदम मार्केटिंग लीडर है और इसका कोई कंपटीटर नहीं है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ड ऑन अ मार्केट रिसर्च इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू द सेल पीरियड सेल ऑन क्रेडिट।
कह रहा है कि मार्केट रिसर्च के अनुसार कंपनी को लगता है कि हम उधार में देंगे नहीं, कैश में सेल करेंगे, हमारा कोई कंपटीटर नहीं, कैश में भी सेल करे तो सब खरीदेगा। एंड डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन अ प्री पेमेंट बेसिस, यानी कि डेटर कलेक्शन पीरियड अब हट जाएगा। डेटर को हम कोई कलेक्शन के लिए पीरियड के लिए वो डेज नहीं देंगे। पहले हम डेटर को देते थे ना 45 डेज कि 45 डेज में आप पेमेंट कर देना, वो नहीं देंगे। बताइए वर्किंग कैपिटल कितने से रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो एक तो सिंपल तरीका है कि अब ये डेटर कलेक्शन पीरियड जो है 45 डेज ना लो तो वर्किंग इसमें 35 डेज आएगा ऑपरेटिंग साइकिल, उसके लिए निकाल लो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए। पहले कितना चाहिए था, अब कितना चाहिए, पॉइंट नंबर 3 में निकाला है ना, पहले कितना चाहिए डिफरेंस। दूसरा तरीका है रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल निकालने का कि सर जो ये 18,90,000 था ना, ये 360 डेज का था, अब क्या रिड्यूस हो रहा है, तो सर डेटर कलेक्शन पीरियड 45 डेज का रिड्यूस हो रहा है, तो 45 डेज का वर्किंग कैपिटल बच जाएगा ना। अब डेटर में पैसा नहीं फंसाएंगे तो इंटू 45 कर दो। ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे आपका इच्छा वैसे निकाल लेना, ऐसे ज्यादा शॉर्टकट है। अगला क्वेश्चन देखो, रॉ मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग दिया है एवरेज इन्वेंट्री के लिए, WIP ओपनिंग क्लोजिंग दिया है एवरेज इन्वेंट्री के लिए, वैसे ही फिनिश गुड्स निकाल लोगे, एवरेज डेटर एवरेज क्रेडिटर, कोई दिक्कत नहीं। एनुअल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक तो रॉ मटेरियल परचेज भी है और ऑल क्रेडिट है, तो क्रेडिट परचेज क्लियर है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है, किस लिए सर, WIP इस पे वैल्यू होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर, फिनिश गुड्स इस पे वैल्यू होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, यही तो है कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कुछ ना बोले डिप्रिसिएशन तो मान लेंगे पूरा कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसी को तो फाइनेंस करना है, पर ये पूरी साल का है, जो भी हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है उतने दिन का निकाल लेंगे। और एनुअल सेल क्रेडिट पे है, ये क्यों दिया है सर, वो डेटर जो कलेक्शन पीरियड है निकालने के लिए उसके लिए दिया है। चलो नेट ऑपरेटिंग साइकिल बताओ, नेट ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकलता है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड प्लस डेटर कलेक्शन पीरियड माइनस क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, ये सब निकालोगे। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड का हमने क्या पढ़ा था, तो सर एवरेज होल्डिंग ऑफ रॉ मटेरियल, ये 10 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कर दोगे, किया है यहाँ पे एवरेज, तो ये सर एवरेज नीचे में, ताकि कंजम्पशन पर डे ले लो या फिर डिवाइड बाई कंजम्पशन इंटू 365 करो, सेम जैसे मैंने बताया था। कंजम्पशन कैसे निकलेगा सर, परचेज है ओपनिंग क्लोजिंग है, तो सर ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंजम्पशन, है ना, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा, ओपनिंग में परचेज जोड़ दो और क्लोजिंग घटा दो, ऐसे ही निकाला है, ओपनिंग में परचेज जोड़ के क्लोजिंग घटा के, तो ये कंजम्पशन आ गया, ठीक। वैसे WIP का देखो एवरेज आप निकाल लोगे, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है इंटू 365, फिनिश गुड्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे रिसीवेबल क्रेडिट सेल दिया था उस पे, ठीक। अभी हमने जो पढ़ा है वही है, फटाफट करो, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये क्या है, क्रेडिटर पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिटर ले लोगे, ऊपर दिया हुआ है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके, नीचे क्रेडिट परचेज दिया हुआ है, सारा परचेज क्रेडिट में करके 4 लाख इंटू 365, और नेट ऑपरेटिंग साइकिल ये चारों को जोड़ दो, इसको घटा दो, 86 डेज आया। नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल पूछता है, 365 डिवाइड बाई ऑपरेटिंग साइकिल का पीरियड, ये आ जाएगा। और थर्ड में पूछता है अमाउंट बताइए, अमाउंट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, यही है हमारा कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दो तरीका है, एक तो डिवाइड बाई 365 इंटू 86 कर दूं, या एक तरीका है सीधा ही नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल से डिवाइड कर दूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक। दोनों मैंने समझा दिया आपको। चलो इस पे ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आते हैं इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे। इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच पे आते हैं। ये कॉस्ट शीट की फॉर्मेट है, क्यों बता रहा हूँ, थोड़ी देर में बताता हूँ, फिलहाल फॉर्मेट देखो। रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकलता है, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग ऑफ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल कंजम्पशन। डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दोगे तो ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट करते हैं WIP का, तो फैक्ट्री कॉस्ट आता है, ठीक। और एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस ओवरहेड जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो जोड़ दोगे तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का एडजस्ट कर दोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक। सिंपल है, कॉस्ट शीट में आपने पढ़ा है। सेकेंडरी पैकिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जोड़ दोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगा, क्यों पढ़ा हमने,
देखो इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच में क्या पढ़ते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करेंट एसेट लेस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट में क्या क्या हो सकता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक हो सकता है सर, WIP का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, थर्ड नंबर फिनिश गुड्स का कुछ हो सकता है, फोर्थ नंबर डेटर में पैसा जो फंसा है वो हो सकता है, फिफ्थ नंबर कुछ प्रीपेड हो सकते हैं वो भी हमारे करेंट एसेट है, सिक्स नंबर सर कैश एंड बैंक कुछ मिनिमम मेंटेन करना पड़ सकता है, ये भी करेंट एसेट है। करेंट लायबिलिटी में क्या, जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, क्रेडिटर है, ये सारे घटा दोगे तो आ जाएगा। यही हमें पढ़ना है कि जो भी करेंट एसेट है ले लो ऊपर, इनमें से करेंट लायबिलिटी घटा दो। बारी बारी सब इंडिविजुअल कंपोनेंट पे देखते हैं, पर फिलहाल आप मोटा मोटी समझो कि करेंट एसेट्स में तो करेंट लायबिलिटी इंडिविजुअल हर एक कंपोनेंट का निकाल के कि रॉ मटेरियल में इन्वेस्टमेंट कितना है, WIP में कितना है, सारा कर दोगे तो ऑटोमेटिक घटाने के बाद करेंट एसेट में से करेंट लायबिलिटी को, इसी को बोलते हैं वर्किंग कैपिटल, है कि नहीं। अब देखो जो डेटर की वैल्यूएशन है ना, उसके दो अप्रोच है, ताकि सेल्स पे डेटर की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर कॉस्ट पे, कॉस्ट ऑफ सेल पे। पर बेटर अप्रोच कौन सा है, कॉस्ट वाली अप्रोच। क्यों, क्योंकि जो भी आपको फाइनेंस करना है वो कॉस्ट फाइनेंस करना है ना, वो गुड्स बनाने का सेल, जब तक सेल हुआ उतने तक का खर्चा, जो प्रॉफिट मार्जिन आपने चार्ज किया, डेटर में जो पैसा फंसा है, वो डेटर जितने सामान गुड्स खरीदा है उसका कॉस्ट फंसा है कि प्रॉफिट भी फंसा है। तो बहुत लोग बोलते हैं प्रॉफिट इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फंसा हुआ है तो सेल्स पे निकालेंगे, बट बहुत लोग कहते हैं रियल में आपको फाइनेंस देखो कॉस्ट करना है, ठीक है। आपको पैसा कितना लगाया था आपने, जितना उसमें कॉस्ट लगाया जो डेटर को दिया है, तो कॉस्ट ऑफ सेल पे निकालनी चाहिए, ठीक। तो डेटर की वैल्यूएशन कॉस्ट ऑफ सेल पे करेंगे, ठीक है। फिनिश गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे, जितना गुड्स बिका है उतने का ही कॉस्ट है ये, और ये फिनिश गुड्स। वैसे WIP फैक्ट्री कॉस्ट पे करते हैं, लेकिन क्वेश्चन कुछ ना बोले तो ओपनिंग स्टॉक जो भी है रॉ मटेरियल का उतना ही क्लोजिंग भी मानते हैं, WIP का ओपनिंग उतना ही WIP क्लोजिंग मानते हैं, और फिनिश गुड्स का जितना ओपनिंग है उतना ही फिनिश गुड्स का क्लोजिंग मानते हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक सेम मानते हैं। इस हिसाब से अगर ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगा, यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होगा तो परचेज और कंजम्पशन भी सेम हो जाएगा, जितना परचेज उतना ही कंजम्पशन। तो यही मैंने लिखा है, रॉ मटेरियल परचेज इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंजम्पशन। अगर ये एजम्पशन ले, जो कि इस चैप्टर में हम लेके बनाते हैं, वैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर ये फिनिश गुड्स बताओ ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हो, ये भी 10,000 हो और माइनस में भी 10,000, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कट जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम होगा, है कि नहीं। वैसे ही WIP का ओपनिंग क्लोजिंग अगर सेम हो तो ये तो नलीफाई हो जाएगा, फिर ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट सेम हो जाएगा, है कि नहीं। ग्रोस फैक्ट्री कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट सेम हो जाएगा। ये एजम्पशन आपको लेके चलना है। इस एजम्पशन का कहाँ काम आएगा, नीचे काम आएगा जब ये हम बनाएंगे। फिलहाल आप इतना याद रखो, तब आ जाओ यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल में देखो, पहले रॉ मटेरियल में कितना पैसा फंसा है, तो रॉ मटेरियल टोटल साल का कंजम्पशन ले लोगे, डिवाइड बाय 365, और क्वेश्चन बोलता है 360 लेके बनाओ, 360 तो पर डे आ जाएगा, इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल को कितना दिन होल्डिंग पीरियड लगता है उससे इंटू कर दोगे तो रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। उसे WIP, देखो WIP में इंडिविजुअल एक रॉ मटेरियल भी लगा होगा, लेबर एंड ओवरहेड भी लगा होगा। रॉ मटेरियल कंजम्पशन जितना है डिवाइड करोगे 365 इंटू रॉ मटेरियल इंटू WIP होल्डिंग पीरियड, तो ये तो आ जाएगा WIP में कितना रॉ मटेरियल फंसा है। लेकिन परसेंटेज कंप्लीशन भी तो इंटू करना है। अगर WIP मान लो 50% ही कंप्लीट है, तो ये जो भी लगना था रॉ मटेरियल उसका 50% ही लगा होगा ना WIP में, तो इसीलिए परसेंटेज कंप्लीशन इंटू करना है। वैसे ही लेबर एंड ओवरहेड का डिवाइड बाय 365 कर दोगे, लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट इंटू WIP होल्डिंग पीरियड इंटू परसेंटेज कंप्लीशन। कुछ ना बोले, रॉ मटेरियल 100% कंप्लीट, लेबर एंड ओवरहेड 50% कंप्लीट, स्टैंडर्ड एजम्पशन, ठीक है। फिनिश गुड्स मैंने क्या बताया था सर, कॉस्ट ऑफ गुड्स पे वैल्यू होता है डिवाइड बाय 365 इंटू फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। डेटर क्या बताया था मैंने, कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन किसका, सिर्फ क्रेडिट सेल का पोर्शन, क्रेडिट सेल का पोर्शन डिवाइड बाय 360 इंटू डेटर कलेक्शन पीरियड। सिर्फ क्रेडिट सेल का कॉस्ट ऑफ सेल लेना है आपको। क्रेडिट सेल का अगर मान लो 10 लाख दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, और कह रहा है 80% क्रेडिट पे सेल होता है, तो सिर्फ 80% लेना है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल का, ठीक। क्रेडिट जितना सेल है उसी का कॉस्ट ऑफ सेल लेना है, ठीक है। चलो, मिनिमम कैश मेंटेन करना है, प्रीपेड कुछ दिया होगा वो ले लोगे आप, करेंट एसेट का टोटल आ जाएगा। वैसे ही करेंट लायबिलिटी में दो मेन लायबिलिटी, एक क्रेडिट
परचेज करे हो तो क्रेडिटर। क्रेडिटर देखो वैसे तो रॉ मटेरियल परचेज पे निकलता है ना, क्रेडिटर कितना क्रेडिट परचेज किया है आपने उस पे, लेकिन मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन में कुछ ना बोले तो ये जितना कंजम्पशन है उतना ही परचेज है, कंजम्पशन और परचेज सेम है, उसी अमाउंट पे निकाल देना। समझ में आया? ऊपर एजम्पशन क्यों पढ़ाया था कि कुछ ना बोले तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक जो रॉ मटेरियल का है वो सेम मानना, तो ऑटोमेटिक कंजम्पशन एंड परचेज सेम आ जाएगा। ठीक, तो जितना कंजम्पशन था उतने पे ही उतने ही परचेज किया है हमने मान के आपको निकालना है। ठीक, दे दिया ओपनिंग क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया, फिर परचेज पे ये निकालना और कंजम्पशन पे रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट निकालना कि रॉ मटेरियल में कितना पैसा फंसा हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का हो, लेबर का हो, जो भी हो, जितना भी आउटस्टैंडिंग डेज है, जितने दिन में हम डिले पेमेंट करते हैं, तो 3/365 तो पर डे का आ जाएगा, इनटू कर दोगे डेज से तो उतने दिन में कितना पैसा हमको एज ए लायबिलिटी में है, और करंट लायबिलिटी यहाँ टोटल आ जाएगी। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी घटा दोगे तो क्या आ जाता है? वर्किंग कैपिटल। हो सकता है बोले कि कुछ मार्जिन ऐड कर दो, मान लो 1 लाख निकाले, पर प्रूडेंस कंसेप्ट के अनुसार लोग क्या सोचते हैं कि यार 1 लाख मैंने एस्टिमेट किया था, हो सकता है कुछ वेरिएशन हो जाए, चलो 10% और एक्स्ट्रा मान के चलते हैं, तो मैं 1,10,000 इन्वेस्टमेंट रखूंगा एज अ वर्किंग कैपिटल अपने पास, अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। ठीक है, समझ में आया? इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच। सारे करंट एसेट लेने हैं, करंट लायबिलिटी निकालना है, नेट वर्किंग कैपिटल आएगा, कुछ मार्जिन होगा जोड़ देना है, आ जाएगा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट एस्टिमेशन। ठीक है, उसमें एजम्पशन क्या था कि रॉ मटेरियल कंजम्पशन पे निकलता है, रॉ मटेरियल का इन्वेस्टमेंट कितना है, रॉ मटेरियल के होल्डिंग पीरियड में रॉ मटेरियल कितना फंसा हुआ है, लेकिन कंजम्पशन पे वो निकलता है और क्रेडिटर निकलता है रॉ मटेरियल क्रेडिट परचेज पे। कुछ क्वेश्चन में ना दे तो परचेज और कंजम्पशन सेम। देखो दो अप्रोच है, एक तो टोटल कॉस्ट अप्रोच कि आप मटेरियल ले लो, लेबर ले लो, ओवरहेड ले लो, फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ये आ गया टोटल कॉस्ट। करेक्ट, 10 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 19 लाख। रॉ मटेरियल इस पे निकलेगा, WIP के लिए परसेंटेज कंप्लीशन दिएगा, लेबर ओवरहेड और रॉ मटेरियल तीनों पे निकलेगा, फिनिश गुड्स इस पे निकलेगा, डेटर भी इसी पे निकलेगा। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरहेड में हो सकता है ना, ओवरहेड में डेप्रिसिएशन भी हो। हमने पढ़ा था फैक्ट्री ओवरहेड में डेप्रिसिएशन भी होता है, फैक्ट्री की बिल्डिंग की, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन एसेट है उनका भी, पर डेप्रिसिएशन को तो फाइनेंस करने की जरूरत नहीं है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसके लिए पैसा लगाने की तो जरूरत नहीं है, कैश में पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ओवरहेड में जो नॉन कैश एक्सपेंस है उसको हटा के जो कैश एक्सपेंस है उतना सिर्फ अगर लेंगे यहाँ पे खर्चा, तो उसको बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच। यानी कि कैश कॉस्ट अप्रोच में जहां जहां ओवरहेड के खर्चे हैं वहां पे कैश खर्चा लेना है। कहाँ कहाँ है और आ जाओ जरा। इसमें तो ओवरहेड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें ओवरहेड है, तो ये ओवरहेड में क्या लेंगे? सिर्फ कैश वाला, नॉन कैश हटा के। फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों जुड़े होते हैं, तो यानी कि इसमें से भी डिप्रिसिएशन का पोर्शन हटाना है, और डेटर में से भी कॉस्ट ऑफ सेल में भी ओवरहेड जुड़ा होता है, डिप्रिसिएशन का पोर्शन हटाना है। यानी कि WIP, फिनिश गुड्स और डेटर की वैल्यूएशन में डिप्रिसिएशन नहीं लेना है। समझ में आया? उसको बोलते हैं कैश कॉस्ट अप्रोच। कुछ ना बोले क्वेश्चन में तो हमेशा कैश कॉस्ट पे बनाना है, डिप्रिसिएशन दिया होगा उसको इग्नोर करके, और साथ में एक एजम्पशन भी लिख लेना कि हमने कैश कॉस्ट पे बनाया। ठीक, दूसरा एजम्पशन, डेटर को कॉस्ट पे हमने लिया है, सेल प्राइस पे नहीं, सेल प्राइस पे नहीं, ये भी एजम्पशन आप दे सकते हो। चलो क्वेश्चन देखे जरा इसका। पास्ट ईयर ही क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन है, नवंबर 20 में आया हुआ 10 मार्क का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में आया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आया था, 10 मार्क का क्वेश्चन आया था नवंबर 20 में। ओके सर, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक, प्रोवाइड द डिटेल, सेल इतना है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन इतना है, लेबर इतना है और ओवरहेड इतना है, पर डिप्रिसिएशन दिया है तो डिप्रिसिएशन घटा के बताओ। रॉ मटेरियल कितना है सर? 27 लाख। लेबर कितना है सर? लेबर है 2160। ओवरहेड कितना है? ओवरहेड
डेप्रिसिएशन घटा के कितना है 3240, उसमें से सर डेप्रिसिएशन डिडक्ट करके हम कैश कॉस्ट अप्रोच पे बनाएंगे क्वेश्चन को। डेप्रिसिएशन घटा के वैसे देख लेंगे क्या बोला है क्वेश्चन में, पर कुछ ना बोले कैश कॉस्ट अप्रोच पे बनाना है, और बोल दे कैश कॉस्ट तो और बढ़िया बात है। कुछ बोला है क्या, कंप्यूट ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, ठीक है। नहीं भी बोलता तो हम कैश कॉस्ट पे। अब देखते हैं अब टोटल खर्चा कितना आता है। दिस ये हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड दिया है। हम देखो सेलिंग ओवरहेड साथ में जोड़ के दिया है तो मानेंगे कि ये सेल से रिलेटेड है। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग ओवरहेड है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल में तो आएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आएगा। अब इसको जोड़ो, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग ओवरहेड कितना है 10,80,000, ये हम कॉस्ट ऑफ सेल लिख देते हैं। ठीक, ऐसे आप एक छोटा सा वर्किंग नोट में इनकम स्टेटमेंट बना देना, कॉस्ट की स्टेटमेंट, ठीक है। चलो देखते हैं, रिसीवेबल आर अलाउड 3 मंथ क्रेडिट, ये क्या है सर, डेटर कलेक्शन पीरियड है 3 मंथ। रॉ मटेरियल सप्लायर एक्सटेंड 3 मंथ क्रेडिट, ये सर क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है, 3 मंथ के क्रेडिट पे हमें सप्लायर देता है। टाइम लैक्स इन पेमेंट ऑफ लेबर, ये लेबर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम 1 मंथ का रखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड पेड इन एरियर 1 मंथ, ओवरहेड सर 1 मंथ एरियर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडवांस है, एडवांस प्रीपेड, ये तो एसेट है, एसेट है, 1 मंथ का एडवांस है सर, एसेट साइड में लिखेंगे। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स 3 महीने, सर रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड है 3 मंथ। WIP है ही नहीं, बहुत बढ़िया। और सेल करते हैं कॉस्ट प्लस दिस मच प्रॉफिट पे, कोई दिक्कत नहीं है। कैश बैलेंस इतना मेंटेन करना है, करंट एसेट में ले लेंगे। मार्जिन नेट वर्किंग कैपिटल आने के बाद मार्जिन जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले करंट एसेट में इन्वेंट्री लोगे, स्टॉक, आप सीधा रॉ मटेरियल लिख लेना, फिर उसके बाद WIP कुछ है नहीं तो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं, या फिर ऐसे क्लासिफाई कर दिया तो और अच्छा दिख रहा है। प्रेजेंटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर करेक्ट आनी चाहिए। रॉ मटेरियल का कैसे निकालते हैं, तो सर रॉ मटेरियल कंजम्पशन ले लेंगे, ये रहा 27 लाख, है कि नहीं, ये पूरा 12 मंथ का है। अब मंथ में दिया है तो सारा मंथ में ले लेना, और रॉ मटेरियल का कितना है होल्डिंग पीरियड इंटू 3 कर देना, तो आ जाएगा रॉ मटेरियल की इन्वेस्टमेंट। और सही फिनिश गुड्स, देखो फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होती है, तो सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब ओपनिंग क्लोजिंग दिया नहीं है तो हम मानते हैं कि इक्वल होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेम होगा। 7440 पे ये 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना, ठीक है, सिंपल है। वैसे ही रिसीवेबल तो कॉस्ट ऑफ सेल पे आता है, तो ये ले लोगे, 12 महीने का है तो 3 महीने का कितना। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एडवांस पेमेंट कर रहे थे ना, तो एडवांस पेमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है, एसेट है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना है 10,80,000, 10,80,000 12 महीने का है, कितने महीने का एडवांस दे रहे थे 1 मंथ, तो 1 मंथ का कितना, ये एडवांस एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस है कि नहीं। कैश इन हैंड दिया है 3 लाख, ले लोगे तो ये आ गया करेंट एसेट। अब करेंट लायबिलिटी घटाना है, करेंट लायबिलिटी में क्या क्या है, तो सर करेंट लायबिलिटी में है एक तो क्रेडिटर, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसका, वेजेस का भी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी। सर एक तो क्रेडिटर था, ये क्रेडिटर, दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, वेजेस का भी और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का भी। इनका 1 मंथ था, क्रेडिटर का 3 मंथ था। चलो क्रेडिटर किस पे निकालेंगे, वैसे तो सर रॉ मटेरियल परचेज पे निकालते हैं क्रेडिटर। क्या रॉ मटेरियल परचेज दिया है क्वेश्चन में, नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल का खर्चा दिया है, तो कंजम्पशन और परचेज सेम है। क्यों सर, आपने बताया था ना एजम्पशन में कि ओपनिंग और क्लोजिंग सेम मान लेना, तो कंजम्पशन और परचेज सेम आएगा। जो कंजम्पशन का फिगर था उसी पे मैंने निकाल दिया, डिवाइड बाई 12 इंटू 3 करूंगा तो 3 मंथ का आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ये लेबर का भी, ओवरहेड में ध्यान रखना, ओवरहेड में ध्यान रखना, आ जाओ ओवरहेड में ध्यान रखना, क्या है सर ओवरहेड में डिप्रिसिएशन हटा के, हम कैश कॉस्ट बेसिस पे बना रहे हैं ना, डिप्रिसिएशन हटा के लिख लोगे सारे। आ गया नेट वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है कि जो 10% मार्जिन है सर, 10% मार्जिन है सर, ये नेट वर्किंग कैपिटल का 10% कि ये जो टोटल वर्किंग कैपिटल है उसका 10%, एजुम्पशन ले सकते हो, बेटर होगा इसी का 10% कर दो, सीधा आ जाएगा। बाई चांस इसका 10% नहीं करते,
बाई चांस दिया होता है टोटल वर्किंग कैपिटल का 10%, तो इसको 100 मानते हैं तो ये 10 हो जाता, तो ये 90 हो जाता। अब ये 90 पता है तो 100 कितना है कि नहीं, कर लेते। 41 10 अगर सर 90 है डिवाइड बाई 90 तो इंटू 100 कितना, तो ये आता उस समय। अगर वैसा क्वेश्चन होता तो 45 66 667 करके, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि अगर ऐसे पूछा होता तो आप क्या करते, सिंपल है। चलो उससे नीचे एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। बीटा लिमिटेड मैन्युफैक्चर यूज्ड in a steel industry, manufacturer used in a steel industry, the following information regarding the company is given। देखो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को ध्यान देके पढ़ना है। कितना हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं 9000, तो जो भी खर्चे लगेंगे 9000 यूनिट्स के लगेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिटर्न इन स्टोर फॉर 2 मंथ, ये रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है 2 मंथ। WIP का होल्डिंग पीरियड दिया है सर हाफ मंथ, और ये परसेंटेज कंप्लीशन दिया है 50% दिया है। कन्वर्जन कॉस्ट मतलब लेबर एंड ओवरहेड, मटेरियल का दिया नहीं, मान लेंगे 100% कंप्लीटेड है मटेरियल में। फिनिश गुड्स रिमेन इन वेयर हाउस 1 मंथ, सर फिनिश गुड्स का दिया है 1 मंथ, ठीक है। फिनिश गुड्स का जब निकालेंगे फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 1 मंथ इंटू कर देंगे। क्रेडिटर अलाउड बाय सप्लायर, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ, ये क्रेडिटर निकालने के लिए काम आएगा 1 मंथ। क्रेडिट कलेक्शन पीरियड है हमारा, सॉरी क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है हमारा, है कि नहीं। क्रेडिटर 1 मंथ। 2 मंथ क्रेडिट इज नॉर्मली अलाउड टू डेटर, डेटर कलेक्शन पीरियड है 2 मंथ। अब मिनिमम कैश बैलेंस दिस मच मेंटेन, अब ये जो है करेंट एसेट में आ जाए कैश बैलेंस हमारा एसेट है। कैश सेल इज 75% लेस देन क्रेडिट सेल, अगर क्रेडिट सेल 100 होगा तो कैश सेल कितना होगा, क्रेडिट अगर 100 होगा तो कैश कह रहा है 75% लेस, यानी कि 25 होगा, 75% लेस 100 का, तो टोटल सेल कितना हो जाएगा। एक जिस पे भी देना कि इसका इतना परसेंट है उसको 100 मान लो, टोटल सेल हो जाएगा 125। पता बेटा 9000 यूनिट अगर हम बेच रहे हैं बना के, फॉर एग्जांपल 9000 यूनिट अगर हम बेच रहे हैं बना के, यूनिट में निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं, तो ये 125 है टोटल सेल होगा, तो 100 कितना होगा कि कितना यूनिट हम क्रेडिट सेल पे करते हैं, निकालना जरूरी है। आप यूनिट में भी निकाल सकते हो, अमाउंट में भी निकाल सकते हो, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ यूनिट में निकाल के इनटू कर दूंगा, अमाउंट में आ जाएगा। 7200 जो है ना, ये क्यों दिया है, क्रेडिट जो डेटर, हम डेटर में जो इन्वेस्टमेंट है ना कि डेटर में कितना पैसा लगा है, उसके लिए जो कॉस्ट ऑफ सेल हम निकालते हैं इतने यूनिट का बस निकालेंगे, जो भी पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल है इतने यूनिट से इंटू कर देंगे, है कि नहीं। चलिए, या फिर टोटल कॉस्ट ऑफ सेल जो होगा उसको सेम ऐसे ही 125 इंटू 100 करोगे तब भी आ जाएगा। मैं पर यूनिट करके इंटू कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल पर यूनिट से, तब भी आ जाएगा। सेफ्टी मार्जिन 20% रखना है, कोई बात नहीं, नेट पे कर देंगे या ग्रोस पे कर देंगे, नेट पे कर देंगे, कुछ नहीं बोला तो। तब प्रोडक्शन पैटर्न इवेनली है, जाहिर सी बात है इवेनली है, तब भी तो खर्चा इवेनली होगा, और ये जो हम लगा रहे हैं इसी एजम्पशन पे लगा रहे हैं कि हर एक मंथ में खर्चा इवेनली है। कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है, रॉ मटेरियल ये है डायरेक्ट लेबर, ये ओवरहेड, जरा यहाँ पे लिखो, रॉ मटेरियल का 80, लेबर का, मटेरियल का 80, लेबर का 20, ओवरहेड हम कैश कॉस्ट बेसिस पे बनाते हैं तो डिप्रिसिएशन तो नहीं लेंगे, तो सिर्फ 60 लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 160, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वर्क कॉस्ट जो भी बोलो, टोटल कॉस्ट 160 आ जाएगा, और प्रॉफिट इतना है, इतना सेल प्राइस है, उससे हमें प्रॉफिट और सेल प्राइस से मतलब नहीं, हमें तो निकालना है वर्किंग कैपिटल। चलो कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल का निकालते हो, कैसे, तो सर 9000 यूनिट है, पर यूनिट मटेरियल में 80 रुपीज खर्चा लगता है, तो टोटल साल का हो गया, डिवाइड बाई 12 कर दूंगा तो पर मंथ का आएगा, इंटू 2 कर दूंगा जो रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड है, तो आ जाएगा। से WIP में सर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड अलग कर लूंगा, साथ में भी लेबर एंड ओवरहेड कर सकते थे क्योंकि उनका परसेंटेज कंप्लीशन सेम है, अलग कर दिया कोई बात नहीं। मटेरियल 80 रुपीज के रेट से इंटू करोगे, डिवाइड बाई 12 करोगे, पर मंथ आ जाएगा, और WIP का होल्डिंग पीरियड कितना है 0.5,
मटेरियल 100% कंप्लीट है तो इंटू 100% करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। वैसे ही वेजेज एंड ये रेट इंटू कर दोगे। ओवरहेड ये इंपॉर्टेंट है, ओवरहेड में क्या लेना है तो सर ये 60 रुपीज लेना है डिप्रिसिएशन हटाने के बाद। तो टोटल ओवरहेड आ जाएगा डिवाइड बाई 12 इंटू WIP का होल्डिंग पीरियड इंटू परसेंटेज कंप्लीशन। ठीक बताया था मैंने, परसेंटेज कंप्लीशन से इंटू करना मत भूलना। तो WIP आ जाएगा। वैसे ही फिनिश गुड्स बताओ, ये 160 पे वैल्यू होगा ना। फिनिश गुड्स में तो मटेरियल लेबर ओवरहेड सब लगे हुए हैं। 9000 इंटू 160 डिवाइड बाई 12 इंटू 1 मंथ। ये 1 मंथ कहाँ से लिया मैंने सर, सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड है 1 मंथ, ये रहा है कि नहीं। चलो डेटर जरा बताओ सर। दो तरीके हैं डेटर के। एक तो तरीका है कि 7200 है जो हमने निकाला क्रेडिट सेल, इंटू 160 कर दूंगा तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट सेल आ जाएगा डिवाइड बाई 12 इंटू डेटर कलेक्शन पीरियड 2 मंथ। या एक ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 9000 इंटू 160 ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल है। क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकलेगा 125 इंटू 100 है कि नहीं। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट सेल वाले का जो भी आएगा उसमें 12 मंथ से इंटू करूंगा और 2 मंथ से इंटू कर दूंगा। 12 मंथ से डिवाइड करके 2 मंथ से इंटू कर दूंगा। दोनों तरीका से करोगे सेम ही फिगर आएगा। समझ रहे हो। वो यही यहाँ पे नीचे किया हुआ है, आप करके देखना सेमी फिगर आएगा। इतना आना चाहिए आपका डेटर। कैश बैलेंस दिया था क्वेश्चन में, टोटल करेंट एसेट आ गया। करेंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्रेडिटर लोगे। क्रेडिटर किस प्राइस पे लेते हैं सर, परचेज पे लेते हैं। परचेज और कंजम्पशन अलग अलग दिया नहीं है, तो जितना कंजम्पशन के लिए लिया था उतना ही परचेज के लिए डिवाइड बाई 12 इंटू क्रेडिटर का पेमेंट पीरियड क्रेडिटर आ जाएगा। ठीक, और कोई खर्चा जो है लेबर एंड ओवरहेड उसके रिलेटेड दिया नहीं है कि लेबर एंड ओवरहेड डिले पेमेंट करते हैं कि नहीं, तो हम मानेंगे लेबर एंड ओवरहेड टाइम से पेमेंट करते, वो कोई आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं है। करंट लायबिलिटी आ गई, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया और इसमें मार्जिन जोड़ दिया हमने 20%। 484,500 इंटू 0.2 बिल्कुल इतना ही आ रहा है और ये आ गया। ठीक, इनने एक्स मान के किया है, मैंने जो सिंपल बताया था कि क्रेडिट सेल को 100 मान लो तो कैश हो जाएगा 25, टोटल हो जाएगा 125 और इसको बेस मानो 125 को और निकाल लो क्रेडिट सेल। ऐसे कर सकते हो। फिर ये वर्किंग ऐसे ना करके मेरी वाली वर्किंग कर लेना। ठीक, लिख दिया है कि मार्जिन जो है सर हमने नेट पे कैलकुलेट किया है 20% एजम्पशन में। ठीक है, कोई बात नहीं और कोई डिले नहीं है वेजेज एंड ओवरहेड के लिए। चलो सिंपल सा चैप्टर था। दो अप्रोच से वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट, ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच। ऑपरेटिंग साइकिल में ऑपरेटिंग साइकिल ले लेते हैं, उतने दिन के लिए जो कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें चाहिए उतना हम निकाल लेते हैं। ये हमारा वर्किंग कैपिटल है। कुछ मिनिमम अगर हमें कैश बैलेंस मेंटेन करना है वो भी जोड़ देते हैं। इंडिविजुअल कंपोनेंट अप्रोच में हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट को एस्टिमेट करते हैं कि रॉ मटेरियल में कितना पैसा फंसेगा, WIP में कितना, फिनिश गुड्स में कितना, डेटर में कितना, कैश कितना मेंटेन करना है, प्रीपेड कितना, सारा जोड़ देते हैं करेंट एसेट। उसमें से करेंट लायबिलिटी घटा देते हैं तो वर्किंग कैपिटल आता है। करेंट लायबिलिटी में हो सकता है क्रेडिटर की पेमेंट हो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी वगैरह हो। कुछ ना बोले तो रॉ मटेरियल परचेज और रॉ मटेरियल कंजम्पशन दोनों सेम होते हैं। ओपनिंग क्लोजिंग मान लेंगे इक्वल है, इसीलिए दोनों इक्वल आ जाएगा, है कि नहीं। परचेज पे निकलता है क्रेडिटर का कि कितना क्रेडिटर होगा, पर कंजम्पशन पे निकलता है रॉ मटेरियल का जो इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। ये इसलिए ध्यान देने की जरूरत है आपको। और जहां भी डेप्रिसिएशन हो आपको कैश कॉस्ट लेना है, यानी कि डेप्रिसिएशन को इग्नोर करना है। डेप्रिसिएशन में हमें कोई पैसा फंसाने की जरूरत नहीं पड़ती, डेप्रिसिएशन कैश एक्सपेंस नहीं है कि नहीं। इतना ध्यान रखोगे। कॉस्ट ऑफ सेल जो लेते हैं, रिसीवेबल या डेटर की वैल्यूएशन को सिर्फ क्रेडिट पोर्शन के लिए लेना है, क्रेडिट सेल के लिए, क्योंकि कैश सेल में तो हमें पैसा आ जाता है ना, सिर्फ क्रेडिट सेल में पैसा फंसा है। और जब नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, हो सकता है कुछ मार्जिन जोड़ने को बोले, आप नेट पे ही उतना परसेंटेज लगा देना, एजम्पशन में लिख देना हमने नेट पे मार्जिन जोड़ा है। ठीक, और बना लेना। सिंपल सा चैप्टर है, इसको रिवाइज करो। ठीक, चलो।